आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को समझने से पहले कुछ मैथ की चीज़ें समझनी होंगी कि जैसे कितने एक्सिस होते हैं। मैथ्स के अंदर 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक। और वेक्टर में डायरेक्शन किससे दिखाते हैं? वेक्टर में डायरेक्शन दिखाते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर यानी जिसके ऊपर कैप लगी हुई होती है। वेक्टर में 3 डायरेक्शन होती है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो जे कैप होगा और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है तो के कैप होगा। अब समझते हैं एरिया वेक्टर को। देखो, एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी है। एरिया का खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसके साथ वेक्टर लग जाए तो उसकी डायरेक्शन को लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है एक्स वाई जेड एक्सिस का। एक्स और वाई एक्सिस में, इन दो एक्सिस में, एक्स और वाई में एक स्पेयर बना हुआ है। अब इस स्पेयर में देखो, सारी साइडें ए हैं क्योंकि स्पेयर की सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर मुझे इसके स्पेयर का एरिया निकालना है तो साइड स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मुझे इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है क्योंकि एरिया वेक्टर है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने इसको परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। डायरेक्शन को दिखाते हैं ए कैप से। ठीक। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जिससे इसको समझो इस चीज़ से, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स और वाई एक्सिस में एक स्पेयर बना हुआ है ये। ठीक। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आएगी ना। बची क्या? जेड एक्सिस बची। इतना तो सबको पता है कि एक्स वाई और जेड आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। यही है, एक्स और वाई एक्सिस में अगर कोई स्पेयर बना हुआ है तो जेड एक्सिस में होगी उसकी स्पेयर की डायरेक्शन। और जेड एक्सिस में क्या होता है? के कैप होता है। ये याद कर लेना है, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। अगर एक्स और वाई एक्सिस में कोई स्पेयर बना हुआ है तो डायरेक्शन जेड में होगी और जेड पे क्या होता है? के कैप, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर के कैप लिखा है। उसी तरह से दूसरे डायग्राम में यहाँ पे वाई है और जेड है। अब की बार वाई और जेड में बना हुआ है स्पेयर, तो वाई और जेड में बना हुआ है तो बचा क्या? एक्स बचा ना, यानी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगी। एक्स एक्सिस में क्या होता है? आई होता है, तो इसमें आई कैप आ गया। समझ गए? जब भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बना देनी है। ठीक है। इसके बाद ये तो 2D डायग्राम थे। क्या होगा अगर हमें 3D डायग्राम में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है? तो हमेशा याद रखना, 3D डायग्राम के अंदर जो भी सरफेस है उसके बाहर की ओर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बना देना। जैसे ये वाला सरफेस है, इसके बाहर की ओर एरिया वेक्टर आ गया, इस वाले सरफेस के लिए बाहर की ओर आ गया, इस वाले के लिए इसके बाहर की ओर आ गया और इस वाले के लिए इसके बाहर की ओर आ गया। 3D डायग्राम में हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की ओर होता है और 2D डायग्राम में परपेंडिकुलर होता है। आगे बात समझ में? जैसे ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की 3 साइड होती हैं, एक और ये 2 सर्कल हो गए और ये एक बीच का हिस्सा हो गया। ऊपर वाले सर्कल के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, नीचे वाले सर्कल के लिए भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। अगर बीच वाले हिस्से के इस साइड से देखें, लेफ्ट साइड से, तो इधर होगा और इस साइड से देखें तो इधर होगा। अब एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जैसे हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस बना लिया। अब इस प्लेन सरफेस के सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब इस प्लेन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं उसको गिनो, 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स हो गया 4, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही क्या है? फ्लक्स है। समझ गए? इसके बाद देखो एक चीज़, अगर मैंने प्लेन सरफेस को थोड़ा बढ़ा दिया, एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, पहले छोटा था, अब की बार मैंने एरिया को बढ़ा दिया, तो जैसे ही मैंने एरिया को बढ़ाया तो 1 2 3 4 5 6, फ्लक्स भी बढ़ गया, 6 हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है अंदर से।
तो यानी हम कह सकते हैं एरिया को इंक्रीज़ करने पे फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखो, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंक्रीज़ कर देंगे तो प्लेन सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लक्स हो गया 8, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने पे, इंक्रीज़ करने पे फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो यहाँ से फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ से ये वाला सिंबल हटेगा प्रोपोर्शनल का, इक्वल का सिंबल आएगा और फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा और फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये दो फार्मूला आ गए, जहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है ये, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ख़त्म हो गया है। एक और चीज़ अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है। 3-4 बार पूछी गई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ कंडीशंस। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हमने निकाला था, इधर ई ए कॉस थीटा होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसमें ये जो थीटा है, अगर ये थीटा 0 डिग्री हो तब क्या होगा। देखो 0 डिग्री कब हो सकता है, यहाँ पे एक सरफेस रखा है, इससे पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और तुम्हें बताया था एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0। यहाँ कॉस 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा ई ए। कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फाई मैक्स, वो कितने डिग्री के एंगल पे होती है, 0 डिग्री के एंगल पे होती है, ठीक है। फिर आता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को ज़्यादा सोचने नहीं, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये कंडीशंस थी इसकी। गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक। अब देखो गॉस थ्योरम होती क्या है, इसका पहले मतलब समझो कि गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमें फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक फार्मूला मिला था कि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये सब करना होता था। पहले थीटा निकालना होता था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, फिर एरिया निकालना होता था, उसके बाद हम फ्लक्स निकाल सकते थे। लेकिन फिर गॉस आया, गॉस ने कहा इन सब चीज़ों को करने से अच्छा जिस सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना है उसका चार्ज लो और उसकी मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट से कर दो। यही है गॉस थ्योरम, यही बोला था गॉस ने। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जो कोई क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वो होता है एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के चार्ज के 1/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट थी। यहाँ पे लिखा भी है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या फिर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बहुत से देख रहे होंगे इंटीग्रेशन में ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। उसने बोला ना एनक्लोज, जब भी क्लोज्ड सरफेस की बात होती है तो इस तरह से गोल सा बना देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। गॉस थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले इसको डायग्राम को समझना पड़ेगा। मान लो ये एक स्पेयर का सेंटर है ओ, इस सेंटर पे एक चार्ज है +Q। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमें फ्लक्स निकालना है। सबको पता है +Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, कर दिया है। और इधर देखो बहुत बड़ा एरिया है ये, इस पूरे एरिया के तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम एक छोटा सा एरिया कट कर लेंगे इधर ये वाला, ठीक है। इस छोटे से एरिया को बोलते हैं डी ए। तो इसका वो कहाँ हो गया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए की। जब भी बताया था कि डी ए की जो वेक्टर होती है वो परपेंडिकुलर होती है बाहर की तरफ, यूनिट वेक्टर, तो इसका बाहर की तरफ बन गया डी ए कैप, ठीक है। डायग्राम को अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंसाइडर दैट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे हमने माना है कि कोई चार्ज है +Q
जो सिचुएटेड है, रखा हुआ है स्पेयर के सेंटर ओ पे, ठीक है। अब यहाँ है और आर डिस्टेंस पे लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर, यानी आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ई वेक्टर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर कंसाइडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट डी ए ऑन द स्पेयर द फ्लक्स थ्रू डी ए इज, अभी हमने बताया था कि इस पूरे बड़े एरिया का तो हम नहीं निकाल रहे, छोटे से एरिया का निकाल रहे हैं डी ए का। तो इस डी ए पे जो फ्लक्स होगा वो भी तो छोटा होगा, डी फाई। तो इधर हो गया इक्वल में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पे डॉट हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा है। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ 0 डिग्री क्यों लिखा है, कॉस 0 डिग्री। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और क्या कहते हैं डी ए कैप की डायरेक्शन भी दोनों एक ही तरफ है। तो जब दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होती है तो 0 डिग्री बनता है, इसलिए यहाँ 0 डिग्री लिख दिया है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ई डी ए बन गया, ठीक। इसके बाद अगर मुझे, ये तो डी फाई है, अगर मुझे फाई निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई का, इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू क्या है ई डी ए। यहाँ से ई तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा बाहर, डी ए रहेगा अंदर, ई ऐसे। और यहाँ पे डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए, ये तो सबने पढ़ा है ना, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, उसी तरह से डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए। यहाँ पे ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इनटू स्पेयर के लिए ए निकलना है हमें, ए क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और फॉर्मूला आ गया फाई का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज के लेक्चर की लास्ट 3 हेडिंग देखते हैं क्या है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है। जैसे मेरे पास एक बहुत लंबी तार है, इस तार पे सब में प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, सब में प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे एल लंबाई पे, एल लेंथ पे देखना है कि कितना चार्ज है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी का। इसको दिखाते हैं लैम्डा से, ये होता है कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर होती है, बस ऐसे याद कर लेना और फार्मूला को याद रखना है, ज़्यादा मेन नहीं है ये। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक सरफेस है, उसमें कितने एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिग्मा से दिखाते हैं, कितना चार्ज कितने पर यूनिट एरिया में है, यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए एक कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 है, इनके फॉर्मूले याद रख लेना, किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेशन में काम आएगा, वैसे इतना मेन नहीं है।